हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10 के जो अगले नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात की थी संसाधन एवं विकास, भू संसाधन और जल संसाधन। अब नेक्स्ट टॉपिक है उसी का अगला, एग्रीकल्चर। तो शुरू करते हैं। कृषि, आपको डेफिनेशन इसकी अच्छे से आनी चाहिए, कम से कम वर्डों में। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अब जानते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार: प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ये कैसी कृषि होती है? ऐसी कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर। आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी का हल, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार के सदस्यों द्वारा आपस में मिलकर की जाती है। जंगलों को साफ करके कृषि की जाती है। जीवन का निर्वाह कृषि: जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तब दूसरे स्थान पर वे लोग कृषि करने लगते हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि ये। चलो इसको दूसरे नामों से जानते हैं। जैसे यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता: पूर्वोत्तर में झूम कृषि कहते हैं, मणिपुर में पामलो कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, एमपी में बेबर या डहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, ब्रिंगा कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, राजस्थान में वालरे और वाल्टरे कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में खील यानी हिमाचल प्रदेश के एरिया में खील कहते हैं। अब बात करें, दूसरे देशों में भी इसको अन्य नामों से जाना जाता है झूम कृषि को। जैसे मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रेई और ये झारखंड में कुरुबा के नाम से जाना जाता है। अब अगला देखते हैं, गहन जीविका कृषि। ऐसी कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है। यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश को और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे हो गया पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। आगे बात करते हैं, वाणिज्यिक कृषि। यहाँ उत्पादन बिक्री के लिए होता है। इसमें रोपण कृषि शामिल होती है। लंबे चौड़े खेतों में एकल फसल बोई जाती है। यहाँ से प्राप्त उत्पादन उद्योगों के लिए एक कच्चा माल होता है। प्रमुख वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो जैसे हो गए चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला। अब आगे देखते हैं हम क्रॉप पैटर्न। क्या होता है क्रॉप पैटर्न? यहाँ से क्वेश्चन मेंस में बनने की संभावना होती है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। क्रॉप पैटर्न किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसी खेत, क्षेत्र या जगह पर किसी साल में इस्तेमाल की जाने वाली कृषि पद्धति को शस्य प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं शस्य प्रतिरूप से संबंधित ऋतुएं। भारत में 3 शस्य ऋतु हैं। कौन कौन सी? यानी कृषि का उपयोग कैसे किया जाता है भारत में, उसी को शस्य प्रतिरूप बोलते हैं। तो पहला रबी फसल में देख लेते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल शामिल होती है? गेहूँ हो गया, मटर, चना, सरसों शामिल है। चलो, शीत ऋतु में इन फसलों को पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए लाभदायक होती है। रबी फसलों के लिए शीत ऋतु में जैसे गेहूँ, मटर, चना, इनके लिए। बात करते हैं खरीफ फसलों का पैटर्न। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। खरीफ फसलों की मुख्य बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि हाँ, कौन सी खरीफ की फसलें हैं या कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चावल बता सकते हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, ये कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। जैसे आप कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, मूंग और उड़द, इन पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ध्यान में रखना। बात करें असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये 3 ऐसे स्टेट है जहाँ पे चावल की 3 फसलें पूरे वर्ष में उगाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? ये हैं ओस, अमन और बोरो। ये 3 फसलें हैं जो बारी बारी से पूरे साल में उगाई जाती हैं असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। अब देखते हैं जायद की फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली
फसलों को जायद फसल कहते हैं। इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारा फसल शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मुख्य फसलें। मुख्य फसल से भी किसी भी एक फसल को उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मेंस में तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है यहाँ से। तो मुख्य फसलें, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। जैसे, चलो देखते हैं। पहला है चावल। भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल ही है। भारत चीन के बाद चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है। उगाने के लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। आर्द्रता यानी वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है, लेकिन सिंचाई करके ही उगाया जा सकता है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। दूसरी फसल गेहूँ। ये भारत की दूसरी प्रमुख फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों यानी गंगा के मैदान में और सिंधु के मैदान में अधिकांश उगाया जाता है। उगाने के लिए शीत ऋतु, क्योंकि कम टेम्परेचर की जरूरत होती है उगाने के टाइम, और पकाने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की फसल के लिए चाहिए। मुख्य क्षेत्रों की बात करें कि कहाँ कहाँ, जैसे अभी बताया उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान, दक्कन की काली मिट्टी का प्रदेश में भी गेहूँ ठीक ठाक उगाया जाता है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो प्रमुख उत्पादक में आएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी। अब बात करते हैं अगला, ज्वार। ज्वार क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी चावल और गेहूं के बाद तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ज्वार। ये फसल वर्षा पर निर्भर करती है। और इसके उत्पादकों की बात करें ज्वार के तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। अब बात करते हैं अगली फसल, बाजरे की। बाजरा, इसके लिए बलुआ और उथली काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादकों की बात करें तो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाई जा सकती है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक की हम बात करें तो इसमें हो गया कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे बात करते हैं मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो चारा और खाद्यान्न दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है। यह खरीफ फसल है। तापमान की कितनी 21 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। पुरानी जलोढ़ पर उगाई जाती है। बिहार में रवि की ऋतु में भी उगाई जाती है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी। अब बात करते हैं दालों की। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। प्रमुख ये यहाँ पे बोला सबसे बड़ा उत्पादक है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है भारत दालों के। इन्हें नमी की आवश्यकता कम होती है, शुष्क मौसम में उगा सकते हैं। प्रमुख राज्यों की बात करें तो ये आपको यहाँ डाटा के अरहर का आपको पता होना चाहिए, कुल खाद्यान्न का कि कहाँ न्यू अपडेट आपको कर लेना है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये दालें उगाई जाती है। बात करते हैं गन्ने की। गन्ना आपका उष्ण कटिबंध से लेकर उपोष्ण कटिबंध तक उगाया जाता है। तापमान इसको 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी काली और जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ना उगाया जाता है और जलोढ़ में गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश भारत ही है। बात करें प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, इन दोनों का आपस में क्रम एक चेंज होता रहता है साल बे साल। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और बिहार। तिलहन की बात करें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं।
कुल बोए गए क्षेत्र के यानी सभी फसलों को मिला करके उसका केवल 12% भाग पर ही तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तिलहन की, तो ये मूंगफली हो गई, सरसों, नारियल, तिल और सोयाबीन, इनसे रिलेटेड फैक्ट भी हैं। जैसे हम बात करें अरंडी, ये खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हाँ खरीफ और रबी दोनों में। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अरंडी कौन सी फसल मौसम में उगाई जाती है, तो ये खरीफ और रबी दोनों में उगाई जा सकती है। मूंगफली खरीफ फसल है, आंध्र प्रदेश प्रमुख उत्पादक रहा है इसका। आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र आते हैं। सरसों और अलसी, ये दोनों, अलसी का एक स्पेशल फसल है, आपको ध्यान रखना है कि हाँ रबी की फसल है। नारियल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में ज़्यादा उगाया जाता है। तिल की बात करें तो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है तिल, लेकिन दक्षिण भारत में ये रबी की फसल में भी उगाया जाता है। और सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान करते हैं। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक फसलों की, तो ये जैसे गन्ना था उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जलवायु दोनों में उगाया जा सकता है, ऐसे ही चाय भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों में उगाई जा सकती है। इसके लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढालों पर उगाई जाती है। पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है इसके लिए। यह एक श्रम सघन उद्योग है क्योंकि इसकी पत्तियों को बीनने के लिए अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर लिखा भी है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो या तो ये नॉर्थ ईस्ट में होता है या फिर दक्षिण में, केरल कर्नाटक में। तो नॉर्थ ईस्ट में असम में, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। पश्चिम बंगाल में भी दार्जिलिंग के क्षेत्र में चाय उगाई जाती है। बात करते हैं कॉफ़ी की। भारत विश्व का 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। देश में अरेबिका किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है भारत में, तो ये अरेबिका किस्म है। और दूसरा है अरेबिका रोबेस्टा कॉफ़ी उगाया जाता है। इसे अरेबिका कहाँ से लाया गया था, इसे यमन से भारत लाया गया था। यहाँ पे और यहाँ से पूछ लेता है, यमन में एक और बोलते हैं मोचा कहवा, मोचा कहवा के लिए यमन प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आगे बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी से हुई थी। प्रमुख उत्पादक तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके लिए कॉफ़ी के लिए भी, कॉफ़ी के लिए ये पाला रही जलवायु, ढालों पर पेड़ों की छाव में उगाया जाता है। 120 दिन इसको भी चाहिए पाला रहित दिन। और ढालों पर जहाँ पे पानी का जमाव पेड़ों के मध्य जड़ों पर ना हो सके, इसलिए ढाल पहाड़ी ढालों पर ही कॉफ़ी को उगाया जाता है। अब बात करें रबड़ की, तो रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। यहाँ पे जैसे अमेजन बेसिन हो गया, तो वहाँ की फसल है। परंतु ये विशेष स्पेशल परिस्थितियों में कहाँ, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है, क्योंकि इसके लिए भारी वर्षा की जरूरत होती है। वर्षा कितनी चाहिए इसको, 200 सेंटीमीटर, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चाहिए, और नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। आगे बात करते हैं रेशेदार फसलों की, तो रेशेदार फसलों में पहला है कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कपास उत्पादन कौन सा स्थान है भारत में, तीसरा। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे उगाने के लिए भी उच्च तापमान की जरूरत है, हल्की वर्षा की जरूरत है, और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है कपास के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये एक खरीफ फसल है एवं 6 से 8 माह में पककर तैयार हो जाती है। प्रमुख उत्पादकों की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं, अगली फसल है जूट। तो जूट को देखते हैं हम, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा। यह फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वर मिट्टी में उगाई जाती है। इसके बढ़ने के समय
उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादकों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा इसके प्रमुख उत्पादक हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग बोरियां बनाने, जैसे चीनी को पैक करना, चटाई बनाने में, रस्सी और गलीचे बनाने में। अभी पीछे सरकार ने ऑर्डर दिया है कि कुल जूट का 20%, यानी सॉरी कुल चीनी का 20% जो पैकेजिंग होगी वो जूट के बने बोरियों में ही होगी। कृषि में बात करते हैं, कृषि में संस्थागत सुधार की। तो कृषि में संस्थागत, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका मेंस में पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कृषि में संस्थागत सुधार कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता के पश्चात पहला था चकबंदी। चकबंदी में क्या होता है? चकबंदी में किसानों के अलग अलग खेतों को एक साथ जोड़ देते हैं ताकि समय और लागत की बचत हो सके। या अलग अलग, ना ट्वेल की जरूरत पानी की, ना बिजली की, ना, तो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, इसलिए चकबंदी की। हदबंदी, किसानों को एक सीमा तक ही भूमि रखने का अधिकार दिया गया और अन्य भूमि का भूमिहीन किसानों को वितरण कर दिया गया। बात करें अगला, तो पहला हो गया चकबंदी, दूसरा हो गया हदबंदी, तीसरा हो गया जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया। जमींदार व्यवस्था को समाप्त करके इनसे ली गई भूमि को भूमिहीनों में बांटा गया जो इन पे ज़्यादा जमीन थी। सहकारिता को बढ़ावा दिया गया, अर्थात किसान मिलजुल कर एक ही भूमि पर खेती कर सके। आगे देखते हैं 1990 के दशक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई 1998 में। एक कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराता है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की 1910। फिर आकाशवाणी बुलेटिन जारी किया गया जो मौसम संबंधी किसानों को जानकारी देता था। न्यूनतम सहायता मूल्य एमएसपी और कृषि पर सब्सिडी हो गई, जैसे यूरिया पर सब्सिडी। अब बात करते हैं इसी में है खाद्य सुरक्षा। यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और इसकी डेफिनेशन जैसे मेरे कुछ वर्डों में लिखी हुई है, तो इसी तरीके से आपको डेफिनेशन रट लेना है लिखने के लिए। खाद्य सुरक्षा अर्थ का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य लोगों में हो। ऐसी सरकार को नीतियां बनानी चाहिए खाद्य सुरक्षा के लिए, पहुंच भी हो, उपलब्धता भी हो और सामर्थ्य भी हो उसको खरीदने का। इसके घटक क्या क्या है? इसके घटक की बात करें तो एक तरफ होता है बफर स्टॉक। कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। कौन? एफसीआई। दूसरा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये उपभोक्ताओं को जैसे ही यहाँ से कलेक्ट किया किसानों से, और तो फिर क्या करता है? पीडीएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को न्यूनतम मूल्य पर खाद उपलब्ध कराता है। जैसे बीपीएल कार्ड हो गया और एपीएल कार्ड हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है। इसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी लोगों को कवर किया जाएगा पीडीएस सिस्टम के तहत। खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों की हम बात करें तो क्या क्या है? जैसे मृदा स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है आजकल, अपरदन हो रहा है, रसायनों के अनुचित उपयोग से क्षरण हो रहा है। इसी से 95% खाद्य उत्पादन मृदा पर ही निर्भर करता है। इसलिए दूसरा कुशल प्रबंधन ढांचे का अभाव। पीडीएस में खाद्यान्न लीकेज, फर्जी राशन कार्ड, कमजोर शिकायत निवारण प्रणाली। अगली चुनौती जलवायु परिवर्तन। वर्षा पैटर्न में आए दिन बदलाव हो रहा है, जिससे कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे पैदावार में भी गिरावट आएगी। सामाजिक लेखा तंत्र का अभाव, कि कितना राशन कहाँ से गया और कैसे गया, वो सोशल ऑडिट इसका नहीं किया जा रहा है। आगे बात करते हैं खाद्य सुरक्षा को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ मैंने अपने पास से ये कुछ टर्मोलॉजी यूज की है। जैसे बफर स्टॉक होल्डिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। दूसरा समवहनीय खेती को बढ़ावा देना। तीसरा राशन कार्डों की आधार सीडिंग, यानी आधार से राशन कार्ड को कनेक्ट करना। शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाना कि कोई भी आदमी किसी भी समय 24/7 शिकायत कर सके कि हाँ मुझे ऐसा अनाज टाइम पे नहीं मिल रहा है। चौथा समय समय पर सोशल ऑडिट होना चाहिए इसका। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मुख्य तथ्य। ये है भूदान आंदोलन 1951। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। कहाँ से शुरू हुआ? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले किसने भूदान दिया था? तो ये सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने अपनी भूमि दान दी थी। यहाँ से आपको
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ। आगे, भूदान ग्राम आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। जमींदारों द्वारा गांव का गांव जब दान में दिया गया तो उसको भूदान ग्राम आंदोलन कहा गया और इसी को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया जाता है। महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था? तो वो विनोबा भावे ही थे जिनको आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। एमएसपी की हम शुरुआत कर बोलते हैं तो कब से हुई थी? एमएसपी की शुरुआत 1966-67 से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसपे किसानों से फसलें खरीदी जाती हैं। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के साथ हुई, यानी जैसे ही कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1966-67 में हुई वैसे ही एमएसपी की शुरुआत हो गई। आगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये भी आपको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो स्थानांतरित कृषि नहीं हो सकता, बागवानी कृषि नहीं हो सकता, ये गहन कृषि होगी, ये रोपड़ भी नहीं होगा। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल पूछ रहा है जो ये चावल, मोटे अनाज, कपास, ये चना एक आपकी रबी फसल है। एक कौन सी बोल रहा है फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल कौन सी होंगी? तो ये दालें ही फलीदार फसल होती है। आगे, सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ये हो गया आपका, ये नहीं होंगे। अब आपको आंसर राइटिंग, यदि एमपी से आप देख रहे हो तो 30 वर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि भारत एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहाँ यह पैदा की जाती है उस क्षेत्र का विवरण। आगे हम बात करें 120, यूपी पीसीएस में 125 वर्ड में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय कृषि पर ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के प्रभाव। तीसरा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज की डेफिनेशन, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा से लेकर नरम चूना तक सम्मिलित है। ठीक है, अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो खनिजों के वर्गीकरण की हम बात करें तो एक तरफ हो गए धात्विक खनिज, एक तरफ हो गए अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में यानी जिनमें लौह तत्व पाया जाता है और जिसमें अलोह तत्व यानी लोहा नहीं पाया जाता, दो भागों में बांटते हैं। तो लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहे अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। बात करें अलोह धातु, धात्विक खनिजों में रखा जाता है लेकिन इसमें लोहा नहीं मिलता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। ये धात्विक खनिज तो हैं लेकिन ये इनमें ये अलोह धातु है, लोहा नहीं मिलता। तीसरा, बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया। आगे बात करते हैं अधात्विक खनिज की। तो अधात्विक खनिज में आते हैं जैसे अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। अब आगे बात करते हैं धात्विक खनिज हो गया, अधात्विक खनिज, और तीसरा हो गया ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब खनिजों की उपलब्धता देखते हैं, कहाँ पे मिलता है खनिज। तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़, भ्रंश और विद्रोह में मिलते हैं। तरल गैसीय अवस्था में जमा हो जाता है दरारों में, जैसे तांबा, जस्ता, जिंक और सीसा। अवसादी चट्टानों में खनिज निक्षेपण के रूप में संचयन, जमाव का परिणाम होता है। इनका निर्माण लंबी समय अवधि चाहिए, उष्मा और दबाव के कारण इनका निर्माण होता है, जैसे हो गए जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम। हम बात करें तो अवसादी चट्टानों में जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो अवसादी चट्टानों की दो लेयर के बीच में, दो हैवी लेयर के बीच में एक हल्की लेयर में मिलते हैं। अब बात करते हैं धरातलीय। तीसरा, ये है महासागरीय तल पर भी निक्षेप मिलते हैं, प्लेसर निक्षेप। इनमें क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन जैसे तत्व मिलते हैं। यहाँ से भी आपको एक स्पेशल क्वेश्चन मिलता है समुद्री संसाधन के बारे में, तो आपको प्लेसर निक्षेप के बारे में
पता होना चाहिए। आगे, जल से घर्षित न होने वाले खनिज भी मिलते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम। धरातलीय चट्टानों के अपरदन से, घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अपशिष्ट चट्टान और इससे बॉक्साइट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख खनिजों के देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला हो गया लोहा अयस्क। ये एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण मिलता है, विद्युत उद्योग में उपयोगी होता है। दूसरा है हेमेटाइट। इसमें 50 से 60% लोहा अयस्क होता है। आगे बढ़ते हैं, लोहा अयस्क की पेटियाँ कहाँ भारत में कहाँ कहाँ मिलता है लोहा अयस्क। तो इसकी प्रमुख पेटी है, जैसे उड़ीसा झारखंड पेटी, इसमें आता है छोटा नागपुर का पठार हो गया जैसे। तो छोटा नागपुर का पठार जहाँ जहाँ फैला हो वहाँ पे लोहा अयस्क की पेटी मिलती है। इसमें आगे ये आपको पता होना चाहिए कि वो किस लिए प्रसिद्ध है, जैसे उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझर में क्या है, बादाम पहाड़। अब डायरेक्ट पूछ ले कि बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये भी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते कभी कभी, स्थान का नाम दे दिया और आगे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मयूरभंज और क्योंझर किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क के लिए। आगे झारखंड के सिंहभूम जिले के क्या है, गुआ और नुआ मंडी। कैसा अयस्क मिलता है, हेमेटाइट। और बादाम पहाड़ से भी आपका हेमेटाइट का खनन होता है। अब अगला देखते हैं, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, ये कहाँ मिलती है, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले में क्या है, बेलाडीला की पहाड़ी। बेलाडीला से क्या मिलता है, हेमेटाइट का खनन होता है, हेमेटाइट लोहा इसका। और यहीं से, इसी पेटी से हम निर्यात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को लोहा अयस्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पेटी कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलुरु, तुमकुर, ये आपको चारों नाम पता होना चाहिए। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये पेटी कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है लोहा अयस्क के। यहाँ से लोहा अयस्क करदम यानी स्लरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मैंगलोर के निकट बंदरगाह भेजा जाता है। बात करते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी की। तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी, अब पूछ ले रत्नागिरी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में और गोवा में यहाँ से निर्मित कहाँ को निर्यात किया जाता है, तो मरमा गोवा बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं हम मैग्नीज की। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 टन मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसको मैग्नीज का उपयोग और कहाँ किया जाता है फिर, एक तो इस्पात बनाने में 1 टन इस्पात बनाने में 10 टन 10 kg मैगजीन की जरूरत पड़ती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में भी, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग। प्रमुख उत्पादक कौन से हैं इसके भी, तो ये हो गए उड़ीसा, एमपी, कर्नाटक। अब इनका देखते हैं, यहाँ पर मैप है। तो यहाँ पे बोल रहा है, अब देखते हैं, ये है लोहा अयस्क के क्षेत्र, ये लोहा अयस्क की खानें हैं। ये हो गया आपका बेलाडीला की खान, गुआ, क्योंझर, बॉक्साइट के अलग और स्टार से, जैसे नेल्लोर, आप पूछ ले नेल्लोर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अवरक के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है एक, हर एक पेपर में। आगे बढ़ते हैं, एलो खनिज में। एलो खनिज में सबसे पहला आता है तांबा। इसका उपयोग किस में किया जाता है, बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बालाघाट, अब बोल दें कि बालाघाट किस लिए के लिए प्रसिद्ध है, तो बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट एमपी के देश का 52% तांबा उत्पादन करता है। आगे सिंहभूम झारखंड और खेतड़ी सदन राजस्थान भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब ये हो गए 3, यानी एक हो गया आपका बालाघाट, एक हो गया सिंहभूम और एक हो गया खेतड़ी। ये पूछे कि हाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं आगे की, बॉक्साइट।
ये एल्युमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध चट्टानों के विघटन के बाद प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, अब बोल दे कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसके कहाँ निक्षेप मिलते हैं, तो अमरकंटक पहाड़, नैनीताल पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में, और उड़ीसा के पंचपतमाली। अब ये पूछ ले कि पंचपतमाली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, उड़ीसा में मिलता है। प्रमुख उत्पादकों की बात करें बॉक्साइट का, तो उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड और महाराष्ट्र। अब बात करते हैं आगे, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अधात्विक खनिज, अभ्रक, ये है पारदर्शी, काले हीरे, काले हरे, लाल पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है अभ्रक। इसके निक्षेप की बात करें तो हमें कहाँ मिलते हैं, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर, कोडरमा झारखंड और नेल्लोर आंध्र प्रदेश। अब पूछ ले क्या कोडरमा और नेल्लोर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। अब आगे बढ़ते हैं, चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज में पहला आता है लाइमस्टोन, या इसको चूना पत्थर भी कहते हैं। यह कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में। अधिकांशतः अपसादी चट्टानों में मिलता है। उपयोग सीमेंट उद्योग और लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए भी अनिवार्य है। प्रमुख उत्पादक की बात करें तो इसमें हो गया आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ठीक है, इसके दो स्रोत हैं, एक पारंपरिक ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आते हैं जो ले जैसे लकड़ी हो गई, उपले, कोयला, नेचुरल गैस, विद्युत, जल विद्युत, ताप विद्युत। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो कभी खत्म न होने वाले हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। ये हो गया आपके, यहाँ से भी आपका आर ओ आर ओ में क्वेश्चन पूछ सकता है, और पीसीएस में भी यहाँ से हर साल क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता है। अब बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे कोयला क्षेत्र हो गया, कोयले की खान हो गई, जैसे कोडरमा होगा, सिंगरौली हो गया, ये तलचर हो गया, बोकारो हो गया, रानीगंज हो गया, झरिया हो गया। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। इधर बात करें, ये सिंगरेनी है, ये हो गया आपका नवेली। आगे बढ़ते हैं, कोयला, इससे होता है कोयला का निर्माण पादप पदार्थों के लंबे समय तक धरती के अंदर दबे रहने के बाद उनके संपीड़न से होता है। तो सबसे पहले इसकी एक क्रम होता है, तो पहले पाता है पीट, पीट के बाद आता है लिग्नाइट, सॉरी पीट के बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ये सबसे पहली श्रेणी पीट बनता है कोयला। पादप पदार्थों से सबसे पहले पीट बनेगा, पीट से लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है, इससे भी नीचे आता है ये मुलायम होने के साथ नमी से युक्त है। प्रमुख भंडारण अभी देख रहे हैं नवेली। अब ये पूछ ले नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बिटुमिनस की बात करें, ये अधिक गहराई पर मिलता है और अधिक तापमान से प्रभावित होता है। विद्युत उत्पादन और लोह प्रगलन में सबसे अधिक पूरे विश्व में बिटुमिनस का ही प्रयोग किया जाता है। बात करें एंथ्रेसाइट, ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है, तापन क्षमता सर्वाधिक एंथ्रेसाइट की होती है। अब कोयले निक्षेप की बात करें हम, तो कोयला निक्षेप कहाँ कहाँ मिलता है, हमारे यहाँ पर दो प्रकार की शैलें मिलते हैं। एक हो गया गोंडवाना शैल संरचना और दूसरा हो गया टर्सरी संरचना, जहाँ पे हमें कोयला देखने को मिलता है। तो गोंडवाना शैल संरचना में जो कोयले का विकास हुआ, उसमें 200 लाख वर्ष से अधिक समय पहले हुआ था। ये कहाँ मिलता है फिर हमें गोंडवाना, तो ये हो गया दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल और झारखंड आते हैं, झरिया, रानीगंज, बोकारो में ये गोंडवाना शैल का कोयला आपको मिलता है। तो आगे बात करें तो गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी आपको ये
गोंडवाना सेल क्रम का जो कोयला है वो तो आपको देखने को मिलेगा। टर्सरी सेल का फिर विकास कहाँ होगा बाहर, तो ये आपके मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी ये टर्सरी काल का कोयला मिलता है। इसको बने हुए कितना टाइम हो, तो इसको 55 लाख वर्ष पुराना है। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम की बात करें। पेट्रोलियम इसकी उस उत्पत्ति कब हुई, अभी टर्सरी युग की सेल संरचनाओं को अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस हल्के होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। कुल पेट्रोलियम उत्पादन का भारत के यानी कुल पेट्रोलियम उत्पादन का कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, 63% केवल मुंबई हाई से ही उत्पादन होता है। अब मुंबई हाई की हम बात करें, तो मुंबई हाई आपका ये है मुंबई, तो आपको यहाँ पे आपको मुंबई हाई देखने को मिलेगा। 18%, 63% मुंबई अकेले मुंबई हाई से होता है यानी अरब सागर में, इस एरिया में। 18% आपका गुजरात कवर करता है, गुजरात से मिलता है, और 16% आपका असम से प्राप्त होता है। प्रसिद्ध क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, गुजरात में। डिगबोई और नाहरकटिया, और ये मोरन और पुग रीजन, ये कहाँ पे है, असम में। अब बात करते हैं नेचुरल गैस, ये प्राकृतिक गैस की, तो ये एक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इसमें CO2 का उत्सर्जन कम होता है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो कहाँ कहाँ मिलती है हमें, तो ये होगा कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में मिलती है, पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और खंबात की खाड़ी में भी मिलती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। उपयोग CNG के रूप में, और फर्टिलाइजर उद्योग इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, इसके लिए कच्चा पदार्थ क्या है, यूरेनियम और थोरियम से उत्पादित होता है। केरल में पश्चिमी तट पर मोनोजाइट रेत मिलती है जिसमें आपको थोरियम भी देखने को मिलता है। प्रमुख उत्पादक की बात करें, यानी ये आपके यूरेनियम और थोरियम की बात करें तो झारखंड और अरावली पर्वत श्रृंखला में यूरेनियम थोरियम आपको देखने को मिलता है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो आप होमवर्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10-12 रिएक्टर हैं भारत में कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। आगे उसमें देगा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। आगे बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी गहराई पे जाने पर ताप अधिक होगा। ठीक है, भूमिगत जल, जब ताप अधिक होता है तो भूमिगत जल वाष्प में बनेगा, और वाष्प सतह पर वाष्प से फिर टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ भी कुछ और ज़्यादा फैक्ट हैं, और यहाँ पे आप उनको जोड़ लीजिएगा जहाँ भूतापीय ऊर्जा के स्रोत भारत में कहाँ कहाँ, तो ये है मणिकरण और पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, पूगा घाटी लद्दाख में, सूरज कुंड हो गया एक, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर लेना। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो महासागरीय तरंगों को जब प्रयोग कर विद्युत उत्पादन किया जाता है वो ज्वारीय ऊर्जा में आता है। तो कहाँ कहाँ पे भारत में ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा होती है, तो वह पहला है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अभी विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा से किया जाता है। अब बात करते हैं विद्युत कैसे कैसे उत्पन्न की जाती है। पहला प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। इसकी प्रमुख परियोजना जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी परियोजना और कोपली हाइडल परियोजना। अन्य दूसरे तरीके से जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया आपका, ये बोला ये आपको आप पता होना चाहिए आणविक या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। पहला है कलपक्कम, तमिलनाडु परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। केगा कर्नाटक में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। काकरापार गुजरात में है। बात करें और ये आपका नरोरा उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनाया बनता है, तो वहां पर लिखा था बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो ये अभ्रक का
निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? तो ये तलछटी चट्टानें बोल सकते हैं, या अवसादी चट्टानें आएगा इसमें ऑप्शन। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभी पीछे बताया, कोरियम मिलता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना, तो आप ये कर सकते हो, लोहा और एलो खनिज 30 शब्दों में। यदि आप इस तरीके से यहाँ पे उनको लिखते हो, तो आपको डेफिनेशन बनाने में, जब क्वेश्चन लिखते हैं 150 वर्डों में, 250 वर्डों में, तो हमको डेफिनेशन कम से कम वर्डों में चाहिए। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के बारे में। आगे 120 वर्ड में भी है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन हो सकता है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों है? सरकारी योजनाएं सर क्या क्या चल रही हैं सौर ऊर्जा को लेकर के? तो ये हो गया आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाओ, यदि आपको अगली आने वाली वीडियो आसानी से उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।